बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एएस नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। पेश खिदमत है नावल पीरे कामिल की किस्त नंबर 21। प्रोफेसर रॉबिन्सन अपना लेक्चर शुरू कर चुके थे। सालार ने अपने सामने पड़े पेपर पर तारीख और टॉपिक लिखा। वो इकनॉमिक रिसेशन के हवाले से बात कर रहे थे। सालार हमेशा की तरह उन पर नज़रें जमाए हुए था, मगर उसका जहन गैर हाजिर था और ये उसके साथ ज़िंदगी में पहली बार हुआ था। वो उन्हें देखते हुए कहीं और पहुंच गया था। वो ये भी नहीं बता सकता था, एक इमेज से दूसरे इमेज, दूसरे से तीसरे, एक सीन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, एक आवाज़ से दूसरी, दूसरी से तीसरी, उसका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ नहीं। सालार, चलना नहीं है? सैंड्रा ने उसका कंधा हिलाया। वो चौंक गया। क्लास खाली थी, सिर्फ सैंड्रा उसके पास बैठी हुई थी। उसने बेयकीनी से खाली ग्लास को और फिर वॉल क्लॉक को देखा, फिर अपनी रिस्ट वॉच को। प्रोफेसर रॉबिन्सन कहाँ गए? बेख्तियार उसके मुंह से निकला। क्लास ख़त्म हो गई, वो चले गए। सैंड्रा ने कुछ हैरान होते हुए उसे कहा। क्लास ख़त्म हो गई? उसे जैसे यकीन नहीं आया। हाँ। सालार ने बेख्तियार अपनी आंखों को मसला और फिर अपनी सीट की पुश्त से टेक लगा ली। वाहिद चीज़ जो उसे प्रोफेसर रॉबिन्सन के लेक्चर के बारे में याद थी वो सिर्फ टॉपिक था। उसके बाद वो नहीं जानता था कि उन्होंने क्या कहा था। तुम कुछ अपसेट हो? सैंड्रा ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं, मैं कुछ देर के लिए यहाँ अकेला बैठना चाहता हूँ। ओके, सैंड्रा ने उसे देखते हुए कहा और अपनी चीज़ें उठाकर बाहर चली गई। वो अपने सीने पर बाजू बांधे सामने नजर आने वाले राइटिंग बोर्ड को देखने लगा। आज ये तीसरी क्लास थी जिसमें उसके साथ ये हुआ था। उसका ख्याल था यूनिवर्सिटी दोबारा ज्वाइन करने के बाद सब कुछ मामूल पर आ जाएगा। वो डिप्रेशन के इस फेज़ से बाहर आ जाएगा जिसका वो तब तक शिकार था, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो यूनिवर्सिटी में भी मुकम्मल तौर पर इस जहनी इंतशार का शिकार था जिसमें वो इतने दिनों से था। पहली बार उसका दिल पढ़ाई से भी उचाट हो रहा था। वहाँ हर चीज़ उसे मसनूई लग रही थी। वो ज़िंदगी में पहली बार सही मायनों में डिप्रेशन का शिकार हुआ था। स्टडीज़, यूनिवर्सिटी, फ्रेंड्स, क्लब, पार्टीज़, रेस्टोरेंट्स, सैर व तफरीह, हर चीज़ उसके लिए बेमायनी होकर रह गई थी। उसने दोस्तों से मिलना यकदम छोड़ दिया। आंसर फ़ोन पर अक्सर उसका पैगाम हुआ करता था कि वो घर पर नहीं है। वो फ्रेंड्स के इसरार पर उनके साथ कहीं जाने का प्रोग्राम बना लेता था और फिर एकदम जाने से इनकार कर देता। चला भी जाता तो किसी वक्त भी बगैर बताए उठकर वापस आ जाता। वो यूनिवर्सिटी में भी यही कर रहा था। एक दिन जाता, 2 दिन गायब रहता, एक पीरियड लेता, अगले 2 पीरियड छोड़ देता। अपने अपार्टमेंट में कभी कभार वो सारा दिन बेड पर लेटे हुए गुजार देता। बाज़ दफ़ा वो फ़िल्म देखना शुरू करता और 1.5-2 घंटे के बाद भी उसकी समझ में ये नहीं आता कि वो क्या देख रहा है। टीवी चैनल्स घुमाते हुए वो इसी कैफियत का शिकार रहता। उसकी भूख ख़त्म हो गई थी। वो कोई चीज़ खाना शुरू करता और फिर यकदम उसका दिल डूब जाता। वो उसी तरह उसे छोड़ देता। बाज़ दफ़ा वो पूरा पूरा दिन कुछ भी नहीं खाता था, सिर्फ यके बाद दीगरे कॉफ़ी के कप अपने अंदर उंडेलता रहता। वो चेन स्मोकर नहीं था, मगर उन दिनों बन गया था। वो अपनी चीज़ें बहुत करीने से रखने का आदी था, मगर उन दिनों उसका अपार्टमेंट गंदगी की मिसाल था और उसे इन बिखरी हुई चीज़ों को देखकर कोई उलझन नहीं होती थी। उसने अपने बहन भाइयों और वालदैन से भी गुफ्तगू मुख्तसर कर दी थी। वो फ़ोन पर बोलते रहते, वो दूसरी तरफ कुछ भी कहे बगैर खामोशी से सुनता रहता या हूँ हाँ में जवाब दे देता। उसके पास उन्हें बताने के लिए, उनके साथ शेयर करने के लिए यकदम सब कुछ ख़त्म हो गया था और उसे उनमें से एक बात की भी वजह मालूम नहीं थी। और उसे ये बात भी मालूम थी कि उनकी इस तमाम कैफियत और हालत का ताल्लुक़ इमामा हाशिम से था। ना वो उसकी ज़िंदगी में आती, ना उसके साथ ये सब कुछ होता। पहले वो उसे नापसंद करता था, अब उसे इमामा से नफ़रत होने लगी थी। पछतावे का जो हल्का सा एहसास कुछ अरसा उसके साथ रहा था वो गायब हो गया था। उसके साथ जो हुआ ठीक हुआ, मैंने उसके साथ जो किया ठीक किया, उसके साथ इससे ज़्यादा बुरा होना चाहिए था। वो खुद ब खुद ही अपने आप ही कहता रहता। उसे इमामा हाशिम की ज़ुबान से निकले हुए हर लफ्ज़, हर हरफ, हर जुमले से नफ़रत थी। उसे उसकी बातें याद आती और उसकी नींद गायब हो जाती। एक अजीब सी वहशत उसे घेर लेती। उसने उस रात जिन बातों का मजाक उड़ाया था वो अब हर वक्त उसके कानों में गूंजने लगी थी। क्या मैं पागल हो रहा हूँ? क्या मैं अपने होशो हवास आहिस्ता आहिस्ता खोता जा रहा हूँ?
क्या मैं शिज़ोफ्रेनिया का शिकार हूँ? बाज़ दफ़ा उसे बैठे बिठाए खौफ महसूस होने लगता। हर चीज़ की बेमानवियत बढ़ती जा रही थी, हर चीज़ की बेमकसदियत और अया हो रही थी। वो कहाँ था, क्या था, क्यों था, खड़ा कहाँ था, क्यों खड़ा था? उसे हर वक्त ये सवालात तंग करने लगे। क्या होगा अगर मैं येल से एक MBA की डिग्री ले लूँगा, बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, कोई फैक्ट्री शुरू कर लूँगा, फिर? क्या ये वो काम था जिसके लिए मुझे ज़मीन पर उतारा गया? 150 प्लस IQ लेवल के साथ कि मैं चंद और डिग्रियां लूँ, शानदार सा बिजनेस करूँ, शादी करूँ, बच्चे पैदा करूँ, ऐश करूँ, फिर मर जाऊँ। बस उसने ज़िंदगी में 4 दफ़ा सिर्फ अपने तजस्सुस के लिए मौत के तजर्बे से गुजरने की कोशिश की थी, मगर अब शदीद डिप्रेशन के आलम में भी वो खुदकुशी की कोशिश नहीं कर रहा था। 24 घंटे मौत के बारे में सोचने के बावजूद भी वो उसे छूना नहीं चाहता था। लेकिन अगर उससे कोई ये पूछ लेता कि क्या वो ज़िंदा रहना चाहता है, तो वो हाँ में जवाब देने में भी तामल करता। वो ज़िंदा रहना नहीं चाहता था क्योंकि वो ज़िंदगी के मफ़हूम को नहीं जानता था। वो मरना नहीं चाहता था क्योंकि वो मौत के मफ़हूम से भी वाकिफ़ नहीं था। वो किसी खला में मुअल्लक़ था, किसी दरमियान वाली जगह में, किसी बीच वाली कैफियत में, ज़िंदा रहते हुए मुर्दा, मुर्दा होते हुए ज़िंदा। वो सरशारी की इंतहा पर पहुंच रहा था, लम्हा ब लम्हा। 150 प्लस IQ लेवल रखने वाला वो शख्स जो अपने सामने कही और सुनी जाने वाली कोई भी चीज़ नहीं भुला सकता था। सिगरेट का धुआं उड़ाते, बियर के घूंट लेते, नाइट क्लब में रक्स करते, महंगे रेस्टोरेंट में डिनर करते, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रात गुजारते, वो सिर्फ एक बात सोचता रहता, क्या ज़िंदगी का मकसद यही है? ऐश और आसाइश, शानदार लिबास, बेहतरीन खुराक, आला तरीन सहूलतें, 60-70 साल की एक ज़िंदगी और बस। उसके बाद इस फिर का कोई जवाब नहीं होता था, मगर इस फिर की वजह से उसकी ज़िंदगी के मामूलात बिगड़ गए थे। वो रफ्ता रफ्ता बेख्वाबी का शिकार हो रहा था। और ये उन्हीं दिनों था कि उसने अचानक मज़हब में दिलचस्पी लेना शुरू की। डिप्रेशन से निजात के लिए वो बहुत से लोगों को यही काम करते देखता था। उसने भी यही काम शुरू कर दिया। उसने इस्लाम के बारे में कुछ किताबें पढ़ने की कोशिश की। तमाम किताबें उसके सर के ऊपर से गुजर गईं। कोई लफ्ज़, कोई बात उसे अपनी तरफ नहीं खींच रही थी। वो खुद पर जबर करके चंद सफ़ात पढ़ता और उन किताबों को रख देता। कुछ वक्त गुजरने के बाद फिर उठाता, फिर रख देता। नहीं, शायद मुझे अमली तौर पर इबादत शुरू करनी चाहिए, इससे हो सकता है मुझे कुछ फ़ायदा हो। वो अपने आप को खुद ही समझाता। और एक दिन जब वो साद के पास था तो उसने यही कहा, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। उसने साद को बाहर निकलते देखकर कहा, मगर मैं तो ईशा की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। साद ने उसे यकीन दहानी कराई, मैं जानता हूँ। उसने अपने जॉगर्स के तस्मे कसते हुए कहा, मेरे साथ मस्जिद चलोगे? वो हैरान हुआ। हाँ, वो खड़ा हो गया। नमाज पढ़ने के लिए? हाँ, सालार ने कहा। इस तरह देखने की क्या ज़रूरत है? मैं काफिर तो नहीं हूँ। काफिर तो नहीं हो, मगर चलो खैर, पढ़ लेना आज। साद ने कुछ कहते कहते बात बदल दी। मैं तो तुम्हें पहले ही कई बार साथ चलने के लिए कह चुका हूँ। सालार ने जवाब में कुछ नहीं कहा। वो खामोशी से चलते हुए उसके साथ बाहर आ गया। अब अगर आज मस्जिद जा ही रहे हो तो फिर जाते रहना, ये ना हो कि बस आज पहला और आखिरी विजिट हो। साद ने इमारत से बाहर निकलते हुए उससे कहा। बाहर इस वक्त बर्फबारी हो रही थी। मस्जिद रिहाइश की इमारत से कुछ फासले पर थी। वो एक मिस्री खानदान का घर था जिसका निचला हिस्सा मस्जिद के तौर पर उन लोगों ने इस्तेमाल के लिए दिया हुआ था, जबकि ऊपर वाले हिस्से में वो लोग खुद रहते थे। बाज़ दफ़ा वहाँ नमाजियों की तादाद 10-15 के दरमियान ही रहती थी। साद मस्जिद तक पहुँचने तक सालार को इन तमाम तफसीलात से आगाह करता रहा। सालार खामोशी और कुछ लाताल्लुकी के आलम में सड़क पर एहतियात से फिसलती गाड़ियों और हर तरफ मौजूद बर्फ़ के ढेर पर नज़रें दौड़ाता उसके साथ चलता रहा। 5-7 मिनट चलते रहने के बाद एक मोड़ मुड़कर साद एक घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। दरवाज़ा बंद था, मगर लॉक नहीं था और साद ने दरवाजे पर दस्तक दी थी, ना ही किसी से इजाज़त मांगी थी। बड़े मानूस से अंदाज में उसने दरवाजे का हैंडल घुमाया और फिर अंदर दाखिल हो गया। सालार ने उसकी पैरवी की। तुम वज़ू कर लो। साद ने अचानक उसे मुखातिब किया और फिर उसे साथ लेकर एक दरवाज़ा खोलकर एक बाथरूम में दाखिल हो गया। साद की ज़ेरे निगरानी जब तक वो वज़ू के आखिरी हिस्से तक पहुंचता, ठंडा पानी गर्म में तब्दील हो चुका था। अपने बालों का मसा करते करते वो एक बार फिर ठिठका।
साज समझा उसे सही तरीका नहीं पता। उसने एक बार फिर उसे हिदायत दी। वो खाली ज़हनी के आलम में अपने हाथों को एक बार फिर हरकत देने लगा। गद्दी तक हाथ फेरते हुए उसका हाथ गर्दन में मौजूद जंजीर से टकराया था। उसकी नज़र बेइख्तियार सामने आईने में ठहर गई। वो एक बार फिर कहीं और पहुंच चुका था। साद ने उससे कुछ कहा था, इस बार उसने नहीं सुना। कमरे में मौजूद 10 अफराद 2 सफ़ों में खड़े हो रहे थे। वो साद के साथ पिछली सफ़ में खड़ा हो गया। इमाम साहब ने इमामत शुरू कर दी। सबके साथ उसने भी नियत की। नमाज से वाकई सुकून मिलता है। उसने कोई 2 हफ्ते पहले एक लड़के को नमाज के मसले पर साद के साथ बहस में उलझा पाया था। मुझे तो मिलता है, साद ने कहा। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। सबको मिलता है, उस लड़के ने कहा। यह मुनहसर है कि सब कितना इन्वॉल्व होकर नमाज पढ़ते हैं। सालार बड़े उकताए हुए अंदाज में उनकी बहस किसी मदाखलत या तबसरे के बगैर सुनता रहा था। इस वक्त वो लाशऊरी तौर पर नमाज में इन्हमाक पैदा करने की कोशिश कर रहा था। सुकून? मैं वाकई देखना चाहता हूँ कि नमाज से सुकून कैसे मिलता है। उसने रुकू में जाते हुए अपने दिल में सोचा। फिर उसने पहला सजदा किया। उसके इज़्तिराब और बेचैनी में यक बयक इजाफा हो गया। जिन अल्फाज को वो इमाम साहब की ज़ुबान से सुन रहा था वो बहुत नामानूस लग रहे थे। जो लोग उसके इर्द गिर्द खड़े थे वो उसे नाआशना लग रहे थे। जिस माहौल में वो मौजूद था वो उसे गैर फितरी लग रहा था, और जो कुछ वो कर रहा था वो उसे मुनाफ़कत महसूस हो रही थी। हर सजदे के साथ उसके दिलो दिमाग का बोझ बढ़ता जा रहा था। उसने पहली 4 रकतें मुश्किल ख़त्म की। सलाम फेरने के दौरान उसने अपने दाएं जानिब वाले उधेड़ उमर शख्स के गालों पर आंसू देखे। उसका दिल वहाँ से भाग जाने को चाहा। वो जी कड़ा करके एक बार फिर खड़ा हो गया। उसने एक बार फिर नमाज में पूरी तरह मुनहमिक होने की कोशिश की। इस बार मैं पढ़ी जाने वाली आयत के हर लफ्ज़ पर गौर करूँगा। शायद इस तरह उसकी सोच का तसलसल टूट गया। नियत की जा रही थी। उसका दिल मज़ीद उचाट हो गया। सर का बोझ बढ़ता जा रहा था। उसने आयत के मफ़हूम पर गौर करने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरह फातिहा की तिलावत शुरू हुई। अर्रहमानिर रहीम। उसने तवज्जो मरकूज़ रखने की पूरी कोशिश की। मालिकी यौमिद्दीन। तवज्जो भटकी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उसे सूरह फातिहा का तर्जुमा आता था। उसने चंद दिन पहले ही पढ़ा था। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सीधा रास्ता। उसने जहन में दोहराया। सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता। उसका दिल चाहा वहाँ से भाग जाए। उसने वहाँ नमाज जारी रखने की एक आखिरी कोशिश की। सिरातल लज़ीना अनअमता। उसका जहन एक बार फिर पीछे गया। अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन। उसने अपने बंधे हुए हाथ खोले। वो आखिरी सफ़ में खड़ा था। बहुत आहिस्तगी से चंद कदम पीछे गया और सफ़ से निकल गया। ये काम मैं नहीं कर सकता, मैं नमाज नहीं पढ़ सकता। उसने जैसे एतराफ़ किया। बहुत खामोशी के साथ वो पीछे होता गया। बाकी लोग अब रुकू में जा रहे थे। वो मुड़कर दबे कदमों मगर तेज़ रफ्तारी से बाहर निकल गया। मस्जिद से निकलते हुए उसके जॉगर्स उसके हाथ में थे। गायब दिमागी के आलम में वो बाहर सीढ़ियों पर खड़े होकर चंद लम्हे इधर उधर देखता रहा। उसके बाद वो सीढ़ियाँ उतर गया। पाँव में जुराबे और हाथ में जॉगर्स पकड़े वो खाली उस जहनी के आलम में इमारत की अकबी दीवार की तरफ आ गया। वहाँ भी एक दरवाज़ा और कुछ सीढ़ियाँ नज़र आ रही थी, मगर वो सीढ़ियाँ बर्फ़ से अटी हुई थीं। दरवाजे पर मौजूद लाइट भी रोशन नहीं थी। उसने झुककर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी को अपने जॉगर्स के साथ साफ़ किया और बर्फ़ साफ़ करने के बाद वहाँ बैठ गया। कुछ देर पहले होने वाली बर्फ़बारी अब ख़त्म हो चुकी थी। उसने सीढ़ी पर बैठकर अपने जॉगर्स पहन लिए। तस्मे कसने के बाद वो एक बार फिर सीधा होकर दरवाजे से टेक लगाकर बैठ गया। उसके दोनों हाथ जैकेट की जेबों में थे। जैकेट के साथ लगे हुए हुड को वो सर पर चढ़ा चुका था। सामने सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियों की आमदरफ्त जारी थी। वो सीढ़ियों पर अपनी टांगें फैलाए, अपनी पुश्त दरवाजे से टिकाए इन इक्का दुक्का गाड़ियों और फुटपाथ पर चलने वाले लोगों को देखने लगा। वहाँ उस सर्द और कोहर आलूद रात में खुले आसमान के नीचे बैठे हुए वो कुछ देर पहले मस्जिद के गर्म कमरे में ज़्यादा सुकून महसूस कर रहा था, या कम से कम बेहतर ज़रूर महसूस कर रहा था। उसने जेब में हाथ डालकर लाइटर निकाल लिया और इसे जलाकर अपने पैरों के करीब सीढ़ियों पर पड़ी बर्फ़ को पिघलाने लगा। कुछ देर तक वो उसी सरगर्मी में मशगूल रहा। फिर जैसे उसने उकता कर लाइटर दोबारा जेब में डाल लिया,
जिस वक्त वो सीधा हुआ उसने अपने बिल्कुल सामने एक औरत को खड़ा पाया। वो यकीनन उस वक्त वहाँ आ खड़ी हुई थी जिस वक्त वो सीढ़ियों पर झुका अपने दोनों पाँव के दरमियान मौजूद बर्फ़ को लाइटर से पिघला रहा था। वो नीम तारीकी में भी उसके चेहरे की मुस्कुराहट को देख सकता था। वो मिनी स्कर्ट और एक मुख्तसर ब्लाउज़ में मलबूस थी। उसने फ़र कोट पहना हुआ था, मगर वो फ़र कोट आगे से दानिस्ता तौर पर खुला छोड़ा गया था। वो फ़र कोट की दोनों जेबों में हाथ डाले सालार के बिल्कुल सामने बड़े स्टाइल से खड़ी थी। सालार ने सर से पाँव तक उसे देखा। उसकी लंबी टांगें इस सर्दी में भी बरहना थी। उसके अकब में मौजूद दुकानों की रोशनियों के बैकग्राउंड में उसकी टांगें यकदम बहुत नुमायाँ हो रही थी और उसकी टांगें बहुत खूबसूरत थीं। कुछ देर तक वो उनसे नज़रें नहीं हटा सका। उस औरत के पैरों में बूट नुमा हाई हील के जूते थे। सालार हैरान था, वो बर्फ़ के इस ढेर पर इन जूतों के साथ किस तरह चलती होगी। चार्ज 50 फॉर 1 आवर, उस औरत ने बड़े दोस्ताना अंदाज में कहा। सालार ने उसकी टांगों से नज़रें हटाकर उसके चेहरे को देखा। उसकी नज़रें एक बार फिर उसकी टांगों पर गई। कई सालों में पहली बार उसे किसी पर तरस आया। क्या मजबूरी थी कि वो इस बर्फ़बारी में भी इस तरह बरहना फिरने पर मजबूर थी, जबकि वो इस मोटी जीन्स में भी सर्दी को अपनी हड्डियों में घुसते महसूस कर रहा था। ओके, $40। उसे खामोश देखकर उस औरत को अंदेशा हुआ कि शायद वो कीमत उसके लिए काबिल कबूल नहीं थी। उसने इसलिए फ़ौरन उसमें कमी कर दी। सालार जानता था $40 भी ज़्यादा थे। वो सड़क पर $20 में भी 1 घंटे के लिए किसी लड़की को हासिल कर सकता था। वो 35-40 साल की थी और बात करते हुए मोहतात नज़रों से इधर उधर देख रही थी। सालार जानता था ये एहतियात किसी पुलिस का या पुलिस वाले के लिए थी। ओके 30, नो मोर बार्गेनिंग, टेक इट और लीव इट। सालार की खामोशी ने उसकी कीमत को कुछ और कम कर दिया। सालार ने इस बार कुछ भी कहे बगैर अपनी जैकेट के अंदर की जेब में हाथ डाला और वहाँ मौजूद चंद करेंसी नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिए। उसके पास इस वक्त वॉलेट नहीं था। अब औरत ने हैरानी से उसे देखा और फिर नोटों को उसके हाथ से झपट लिया। वो पहला ग्राहक था जो उसे एडवांस पेमेंट कर रहा था, और वो भी $50, जबकि वो अपनी कीमत कम कर चुकी थी। तुम मेरे साथ चलोगे या मैं तुम्हारे साथ? वो अब बड़ी बेतकल्लुफ़ी से उससे पूछ रही थी। ना मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, न तुम मेरे साथ, बस तुम यहाँ से जाओ। सालार ने एक बार फिर सड़क के दूसरी तरफ मौजूद दुकानों पर नज़रें जमाते हुए कहा। वो औरत बेयकीनी से उसे देखती रही। वाकई? हाँ, सालार ने बेतासुर लहजे में कहा। तो फिर तुमने ये क्यों दिए हैं? उस औरत ने अपने हाथ में पकड़े नोटों की तरफ इशारा किया। ताकि तुम मेरे सामने से हट जाओ। मैं सड़क के उस पार दुकानें देखना चाहता हूँ और तुम उसमें रुकावट बन रही हो, उसने सर्द मोहरी से कहा। औरत बेख्तियार कह कहा लगाकर हंसी। तुम अच्छा मजाक कर लेते हो। क्या मैं वाकई चली जाऊँ? हाँ। वो औरत कुछ देर उसे देखती रही। ओके, थैंक यू हनी। सालार ने उसे मुड़कर सड़क पार करते हुए देखा। ओला शौरी तौर पर उसे जाता देखता रहा। वो सड़क पार करके एक दूसरे कोने की तरफ जा रही थी। वहाँ एक और आदमी खड़ा था। सालार ने दोबारा नज़रें उन दुकानों पर जमा ली। बर्फ़बारी एक बार फिर शुरू हो चुकी थी। वो फिर भी इत्मीनान से वहीं बैठा रहा। बर्फ़ अब उसके ऊपर भी गिर रही थी। वो रात के 2:30 बजे तक वहीं बैठा रहा। जब सड़क के पार दुकानों के अंदर की लाइट्स उसने यके बाद दीगरे बंद होती देखीं, तो वो अपनी जैकेट और जीन्स से बर्फ़ झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। अगर वक्फे से वो अपनी टांगें हिला ना रहा होता तो इस वक्त तक वो अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल नहीं रह सकता था। इसके बावजूद खड़ा होकर कदम उठाने में उसे कुछ दिक्कत हुई। चंद मिनट वहीं खड़ा अपने पैरों को झटकता रहा और फिर उसी तरह जैकेट की जेबों में हाथ डालकर वापस अपार्टमेंट की तरफ जाने लगा। वो जानता था साद ने उसे मस्जिद से निकलकर बहुत ढूंढा होगा और उसके बाद वो वापस चला गया होगा। कहाँ चले गए थे तुम? साद उसे देखते ही चिल्लाया। वो कुछ कहे बगैर अंदर चला आया। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। साद दरवाज़ा बंद करके उसके पीछे आ गया। सालार अपनी जैकेट उतार रहा था। कहीं नहीं गया था, उसने जैकेट लटकाते हुए कहा। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना तलाश किया है, कहाँ कहाँ फ़ोन किए हैं, और अब तो मैं इतना परेशान हो चुका था कि पुलिस को फ़ोन करने वाला था। तुम आखिर इस तरह नमाज छोड़कर गए कहाँ थे? सालार कुछ कहे बगैर अपने जॉगर्स उतारने लगा। मैंने तुम्हें बताया है
कहीं नहीं। तो फिर अब तक कहाँ थे? साद उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वहीं था, मस्जिद के पिछले हिस्से में, फुटपाथ पर। उसने इत्मीनान से कहा, व्हाट? इतने घंटे तुम वहाँ फुटपाथ पर बर्फ़ में बैठे रहे हो? साद दम बखुद हो गया। हाँ, कोई तुक बनती है इस हरकत की? वो झल्लाया। नहीं, कोई तुक नहीं बनती। सालार ने उसी तरह सीधा बेड पर लेटते हुए कहा, कुछ खाया है? नहीं। तो खाना खा लो। नहीं, भूख नहीं है। वो अब छत पर नज़रें जमाए हुए था। साद उसके करीब आकर बेड पर बैठ गया। तुम्हारे साथ आखिर मसला क्या है, बता सकते हो तुम? सालार ने गर्दन को हल्की सी हरकत देकर उसे देखा। कोई मसला नहीं है, बेतासुर लहजे में कहा गया। मैं समझा तुम अपने अपार्टमेंट चले गए हो, मगर वहाँ बार बार रिंग करने पर भी तुम ना मिले। साद बड़बड़ा रहा था। सालार की नज़रें छत पर ही थीं। इससे बेहतर था मैं तुम्हें अपने साथ नमाज पढ़ने लेकर ही ना जाता। आइंदा मेरे साथ मत जाना तुम, साद ने नाराज़ी से कहा। वो अब उसके बेड से उठ गया था। कुछ देर तक वो अपने काम निपटाता रहा। फिर वो नाइट बल्ब ऑन करके अपने बेड पर लेट गया। उसने अभी आंखें बंद की थीं जब उसने सालार की आवाज़ सुनी। साद, हाँ? उसने आंखें खोल दी। ये सिराते मुस्तकीम क्या होता है? सादा लहजे में पूछे गए सवाल ने साद को हैरान कर दिया। उसने गर्दन मोड़कर बाएं जानिब बेड पर सीधा लेटे हुए सालार को देखा। सिराते मुस्तकीम सीधे रास्ते को कहते हैं। जानता हूँ, मगर सीधा रास्ता क्या होता है? अगला सवाल आया। साद ने उसकी तरफ करवट ले ली। सीधा रास्ता मतलब नेकी का रास्ता। नेकी क्या होती है? लहजा अभी भी बेतासर था। अच्छे काम को नेकी कहते हैं। अच्छा काम, कोई ऐसा काम जो किसी दूसरे के लिए किया गया हो, किसी की मदद की गई हो, किसी पर मेहरबानी की गई हो, वो अच्छा काम होता है। और हर अच्छा काम नेकी होती है। अभी कुछ घंटे पहले मैंने फुटपाथ पर एक हुकर को $50 दिए, जबकि वो सिर्फ $30 मांग रही थी। इसका मतलब ये नेकी हुई। साद का दिल चाहा वो एक घूंसा उसके मुंह पर खींच मारे। वो अजीब आदमी था। बकवास बंद करो और सो जाओ, मुझे भी सोने दो। उसने कंबल लपेट लिया। सालार को हैरत हुई। वो किस बात पर हैरान हुआ था? तो ये नेकी नहीं हुई? मैंने तुमसे कहा है अपना मुंह बंद करो और सो जाओ। साद एक बार फिर धाड़ा। इतना नाराज़ होने की ज़रूरत तो नहीं है। मैंने तुमसे एक बहुत मामूली सा सवाल किया है, सालार ने बड़े तहम्मुल से कहा। साद यकदम कुछ मुश्तइल होते हुए उठकर बैठ गया। उसने लैंप ऑन कर दिया। तुम्हारे जैसे आदमी को मैं क्या सिराते मुस्तकीम समझाऊं? क्या तुम पागल हो या जाहिल हो या गैर मुस्लिम हो? क्या हो? कुछ भी नहीं हो। तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि सिराते मुस्तकीम क्या होता है। मगर तुम जैसा आदमी जो मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए नमाज दरमियान में छोड़कर चला आता है, वो कैसे जान सकता है ये? मैं नमाज इसलिए छोड़कर चला आया क्योंकि तुम कहते हो इसमें सुकून मिलेगा। मुझे सुकून नहीं मिला, मैं छोड़ आया। उसके पुरसुकून अंदाज में कहे हुए जुमले ने साद को मजीद मुश्तइल कर दिया। तुम्हें नमाज में इसलिए सुकून नहीं मिला क्योंकि मस्जिद तुम्हारी जगह नहीं है। तुम्हारे लिए सुकून की जगहें सिनेमा, थिएटर, बार और क्लब हैं। मस्जिद तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें नमाज में सुकून कहाँ से मिलता? और तुम चाहते हो मैं तुम्हें बताऊं सिराते मुस्तकीम क्या होता है? वो बेड पर सीधा लेटा पलकें झपकाए बगैर साद को देखता रहा। तुम्हारे जैसा शख्स जो नमाज से भाग जाता है, शराब पीता है और जिना करता है, वो सिराते मुस्तकीम के मतलब को समझ सकता है, ना इस पर आ सकता है। तुम्हारा मतलब है जो शराब पीते हैं और जिना करते हैं मगर नमाज से भागते नहीं, नमाज भी पढ़ लेते हैं, वो सिराते मुस्तकीम का मतलब समझते हैं और सिराते मुस्तकीम पर हैं। साद कुछ बोल नहीं सका। मध्यम आवाज़ और बेतासुर लहजे में किए गए एक ही सवाल ने उसे खामोश कर दिया था। सालार अब भी इसी तरह उसे देख रहा था। तुम इन चीज़ों को नहीं समझ सकते सालार, उसने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा। सालार के कानों में एक झमाके के साथ एक दूसरी आवाज़ गूंज उठी। हाँ, मैं वाकई नहीं समझ सकता। लाइट ऑफ कर दो, मुझे नींद आ रही है। उसने मज़ीद कुछ कहे बगैर आंखें बंद कर लीं।